एक बार फिर से आप सभी का वेलकम। तो हमने देखो फर्स्ट पार्ट में इसके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस किए थे और इसके हमने रिक्त स्थान के प्रश्न कर लिए थे। क्लास 12 के लिए हाफ ईयरली का ये लास्ट ईयर का पेपर है जिसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको अवेलेबल करा रहा हूँ। अब हम करेंगे खंड ब और खंड ब के बाद फिर इसके जो अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो पहले हम खंड ब के कुछ प्रश्न देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न है, तो हम भी 100 बार बनाएंगे, कथन के माध्यम से सूरदास के मनोभावों को व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे, सीधा चलेंगे प्रश्न 5 पे और देखो लिखा हुआ है कि हम भी 100 बार बनाएंगे। यह कथन सूरदास की अदम्य जिजीविषा का तात्पर्य होता है जीवन जीने की इच्छा और हार न मानने वाले स्वभाव को दर्शाता है। झोंपड़ी जलने के बाद वह निराश नहीं होता बल्कि पुनर्निर्माण के दृढ़ संकल्प के साथ खड़ा रहता है। तो ये आपको आंसर इसका लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा अलग छठा प्रश्न कि बालक द्वारा इनाम स्वरूप लड्डू मांगने पर लेखक ने सुख की सांस क्यों ली। तो बालक बच गया पाठ से लिया गया ये प्रश्न है और आप यहाँ पे लिखेंगे कि लेखक को डर था कि रटे रटाए जवाबों के कारण बालक का बचपन कहीं दब न गया हो। जब बालक ने इनाम में लड्डू मांगा तो लेखक को तसल्ली हुई कि उसमें अभी भी बाल सुलभ चंचलता और स्वाभाविकता जीवित है। इससे लेखक ने सुख की सांस ली थी। अगला प्रश्न है कि बचपन में लेखक के मन में भारतेंदु जी के संबंध में कैसी भावना जगी रहती थी। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये प्रश्न है कि बचपन में लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बात हो रही है, उनके मन में भारतेंदु जी के प्रति एक अपूर्व आत्मीयता और कुतूहल की भावना थी। वे उन्हें एक पौराणिक नायक की तरह सत्यवादी हरिश्चंद्र और साहित्यकार दोनों रूपों में मिलाकर के देखते थे। नेक्स्ट प्रश्न देखो लिखा हुआ है कि प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण विश्वास कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो अगर हम बात करें हमारी लघु कथा शेर के अनुसार, सत्ता या व्यवस्था केवल प्रमाणों पर नहीं बल्कि जनता के अंधविश्वास पर टिकी होती है। जानवर शेर के मुंह में इसलिए जा रहे थे क्योंकि उन्हें विश्वास था कि वहां स्वर्ग या न्याय है। अंधविश्वास तर्कों पर भारी पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है कि अब हम यहाँ पे आपको काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। छल छल थे संध्या के श्रमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। आपने देखा कि देवसेना के गीत काव्यांश से लिया गया ये पंक्तियां हैं और यहाँ पे अगर हम इसका भाव देखें तो यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद कृत देवसेना के गीत से है। देवसेना अपने संघर्षमय जीवन की तुलना संध्या से कर रही है। अब इसका शील पक्ष यानी हम इसका काव्य सौंदर्य देखेंगे कि आंसू से में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। नीरवता अनंत अंगड़ाई में मानवीकरण अलंकार है और तत्सम शब्दावली और करुण रस का इसमें प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मीडिया की भाषा में बीट का क्या तात्पर्य है। एक्चुअली बीट क्या होता है कि पत्रकारों की रुचि के अनुसार उनके कार्य का जो विभाजन होता है वो जो है वो बीट कहलाता है, उनकी योग्यता और उनकी रुचि के हिसाब से। तो आप लिखेंगे कि समाचार पत्रों या मीडिया संस्थानों में संवाददाताओं को उनकी रुचि और उनके ज्ञान के आधार पर काम का जो विभाजन किया जाता है वो बीट कहलाता है। जैसे अगर कोई खेल में रुचि रखने वाला और खेल की जानकारी रखने वाला पत्रकार है, उसको खेल संबंधी समाचार का काम दिया जाता है। अपराध वाले को अपराध संबंधी, है ना, शिक्षा के क्षेत्र में जानकारी और रुचि रखने वाले पत्रकार को शिक्षा से संबंधित समाचार लिखने का काम जो है वो दिया जाता है। तो ये बीट कहलाता है समाचार की भाषा में। अगला प्रश्न आप देखेंगे कि च्यूत संस्कृति दोष को उदाहरण सहित समझाइए। एक्चुअली काव्य में क्या होता है कि काव्य में रस के जो आस्वादन में बाधा उत्पन्न करते हैं या रस के उत्कर्ष में जो बाधा उत्पन्न करते हैं वो काव्य के दोष कहलाते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि जब काव्य में किसी ऐसे शब्द का प्रयोग हो जो व्याकरण की दृष्टि से सही हो लेकिन संस्कारहीन, अश्लील या ग्राम्यत्व प्रतीत होता हो तो वहाँ पे च्यूत संस्कृति दोष होता है।
अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट लिखा हुआ है कि सवैया छंद का लक्षण बताते हुए कुछ उदाहरण दीजिए। तो आप जो है सवैया छंद के लक्षण बताते हुए अगर उदाहरण देने की बात करें तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। एक उदाहरण देखो, एक उदाहरण हम देखेंगे सवैया छंद का कि यह एक वर्णिक छंद है, यानी इसमें वर्णों के आधार पर इसकी रचना होती है और 22 से लेकर के 26 तक इसमें वर्ण होते हैं। उदाहरण है, धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तेसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पेंजनी बाजत बिरी पछोटी। तो ये उदाहरण आप लिख सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, हम निम्नलिखित किसी एक साहित्यकार का साहित्यिक परिचय दीजिए। या तो आप सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे साहब का या फिर पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी साहब का परिचय जो है आपको लिखना है। तो हम बिल्कुल संक्षिप्त में और शानदार तरीके से यहाँ पे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का परिचय लिखेंगे। परिचय, हिंदी कहानी के आरंभिक स्तंभ माने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में उसने कहा था इनकी कालजयी कहानी है, इनसे इन्हें बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन इनकी अन्य कहानियां हैं। शैली इनकी व्यंग्यात्मक, सजीव और मुहावरेदार भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है। बस इतना सा संक्षिप्त में आपको लिखना है, ये आपका हो जाएगा कंप्लीट। इसके बाद बड़े प्रश्न है, देखो यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो बड़े प्रश्नों के आंसर भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बार हम जो हमारा अपठित गद्यांश और पद्यांश है ये जरूर देखना है, क्योंकि यही सेम रिपीट हो सकता है कभी। तो मैं सीधे सीधे प्रश्नों पे ले चलूँगा। पहला प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक दीजिए। तो आप इसे पढ़ लेना। अभी इस वीडियो को वहाँ पे रोकेंगे स्टॉप करके, और इस पद्यांश को और गद्यांश को दोनों को पढ़ लेंगे, और फिर एक एक प्रश्न का आंसर आपको यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, उससे मिलान कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर हम गद्यांश के शीर्षक की बात करें तो ध्यान देना, शीर्षक हमेशा पहली पंक्ति में मिल जाता है। किसी देशभक्त कवि का उद्घोष है कि हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। बस आगे बढ़ें, यह स्पष्ट है कि स्वदेश प्रेम। तो अब आपका पहली पंक्ति पढ़ने से आपको क्लियर हो गया कि आपकी इस गद्यांश का शीर्षक क्या होगा। तो निश्चित रूप से आप इस गद्यांश का शीर्षक जो है जब आपसे पूछा जाता है तो आप लिखेंगे कि इसका शीर्षक जो है वो स्वदेश प्रेम या सच्ची देशभक्ति। ठीक है। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है कि हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। पंक्ति का आशय क्या है, आशय स्पष्ट कीजिए। तो इस पंक्ति का आशय यह है, इसका भावार्थ यह है कि जिस व्यक्ति के मन में अपने देश के प्रति प्रेम और सम्मान नहीं है, उसका हृदय न होकर के पत्थर के समान कठोर और संवेदनहीन होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखो कि देशभक्ति के लिए कौन सा भाव महत्वपूर्ण बताया गया है। तो इस गद्यांश में देशभक्ति के लिए महत्वपूर्ण भाव जो है वो समर्पण का भाव बताया गया है। देश के प्रति समर्पण का भाव होना चाहिए। अगला प्रश्न देखो, देशभक्ति में कौन सा समास है, उसका समास विग्रह करना है। तो देशभक्ति शब्द में जो समास है, देशभक्ति में आप समास लिखेंगे देशभक्ति, और इसका विग्रह करेंगे तो देश के लिए भक्ति। ठीक है। अब समास का अगर नाम पूछा जाता है तो आपको नाम लिखना है तत्पुरुष समास। हाँ, संप्रदान तत्पुरुष। तत्पुरुष समास में एक्चुअली क्या होता है कि इसमें जो विभिन्न इसके जो तत्व हैं, है ना, कि कर्ता ने कर्म को करण के लिए संप्रदान, कर्ता ने कर्म को करण ने संप्रदान के लिए। तो इस प्रकार के जो तत्व हैं इसमें संप्रदान जो आता है ना, के लिए, संप्रदान अंतिम होता है, उसमें के लिए होता है, तो देश के लिए हो गया ना, इस तरीके से। अब नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है, अपठित जो पद्यांश है इसका आपको प्रश्नों के आंसर देने हैं। तो प्रश्न आप पद्यांश को पढ़ लेना कि जन्म हुआ मानव का पृथ्वी पर, ना कोई भाषा ना कोई जाति ना ही धर्म फिर आज। तो अब इसमें है कि उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो एक बार फिर से जब आपसे शीर्षक पूछा गया है तो आप लिखेंगे मानव धर्म या भूला हुआ मानव। अब मानव धर्म या भूला हुआ मानव। अब अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ेंगे, और लिखा है कि मनुष्य ने समाज में कौन सी विसंगति उत्पन्न कर दी है। तो लिखना है मनुष्य ने अपनी अपनी भाषा, जाति और धर्म का निर्माण करके समाज को विभाजित करने की विसंगति उत्पन्न कर दी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कवि ने किसका शोधन करने की बात कही है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि कवि ने धर्म की संकीर्ण व्याख्याओं को छोड़कर
उसके वास्तविक सार को समझने और धर्म के नाम पर फैली बुराइयों के शोधन की बात कही गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कि बुद्धि योग से मुक्ति बोध का सार पंक्ति से आशय क्या है। तो आपको लिखना है कि बुद्धि योग से मुक्ति बोध का सार का आशय है कि सच्चे ज्ञान और बुद्धि के प्रयोग से ही मनुष्य इन कृत्रिम बंधनों से मुक्त होकर जीवन के वास्तविक उद्देश्य मानवता या मुक्ति को समझ सकता है। तो ये हमारे सेकंड पार्ट के हमने क्वेश्चंस किए हैं, जिसमें हमने सेक्शन बी को कंप्लीट किया है। और अब हमारा खंड स जो बाकी है, तो अगर आप कमेंट करते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तो या फिर आप डालेंगे कि सर अगला भाग भी करा दीजिए, तो मैं अगला पार्ट पे आपको करा दूंगा। बट अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।